तो अब जो मैं रॉ मटेरियल्स एक्वायर करूंगा या जो रिसोर्सेज टैप करूंगा वो वाले करूंगा जो कि एलईडी टीवी बनाने के लिए चाहिए होते हैं, ना कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। डायनामिक बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। अनसर्टेनिटी बोलती है कि उन चेंजेस को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, चाहे वो टियागो हो, टिगोर हो, नेक्सॉन हो, हैरियर हो, कर्व हो या पंच हो। हाय एवरीवन, दिस इज सजल जोशी एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 3 को, जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। काफ़ी सारे बच्चों के इस साल भी मैसेजेस और कमेंट्स आए जहाँ पे उन्होंने बोला कि भैया हमें आपसे पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कोर्स डिज़ाइन कर दिया है जहाँ पे मैंने तुम्हें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं। इस कोर्स के अंदर मैंने हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। पिछले साल भी काफ़ी सारे बच्चों ने इस कोर्स को लिया था एंड उनका बहुत अच्छा फीडबैक आया था। तो अगर तुम्हें इस कोर्स को ज्वाइन करना होगा तो मेरे को बस इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। बाकी बिना टाइम बर्बाद करें स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यार बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता क्या है। देखो यहाँ पे ना दो टर्म्स निकल के आ रहे हैं, एक है बिजनेस, दूसरा है एनवायरनमेंट। बिजनेस का मतलब होता है कोई भी व्यापार जो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस। एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, यानी उसके आसपास की चीज़ें। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे बेसिक मतलब होता है बिजनेस की सराउंडिंग। अब होता क्या है पता है, बिजनेस की सराउंडिंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है जो कि एक बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। वो उसके कस्टमर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। जहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है वहाँ की गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो सकती है, वहाँ का इंटरेस्ट का रेट हो सकता है, वहाँ का कल्चर हो सकता है। ये सारी चीज़ें एक बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। एंड मज़े की बात पता है क्या है कि बिजनेसेस का ना इन चीज़ों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। मेरे कंट्रोल में नहीं है कि कस्टमर क्या डिमांड करेगा, या मेरे कंट्रोल में नहीं है कि गवर्नमेंट कल को कौन सी नई पॉलिसी लेकर आ जाती है, या फिर मैं अपने कॉम्पिटिटर को जाके ऐसा नहीं बोल सकता ना यार कि तूने यहाँ पे अपना बिजनेस क्यों खोल दिया है, यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती हैं, बट ये फिर भी बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने अगर टैक्स का रेट बढ़ा दिया तो मेरे रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए, जिससे मेरे प्रॉफिट्स गिर जाएंगे, अगेन मेरे इसने बिजनेस को इम्पैक्ट किया। सिमिलरली अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो मुझे डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, अगेन मेरे प्रॉफिट मार्जिन गिरेंगे एंड अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट मेरे बिजनेस पे पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो एक बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं बट बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे कि उसके कस्टमर्स, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, कल्चर, ये सारी चीज़ें बिजनेस का एनवायरनमेंट कहलाती है। एक बार हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाए। क्या बोल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। देखो यार, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखने जाऊँ, रिफर्स टू ऑल द कस्टमर्स, सप्लायर्स, कल्चर, गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, इंटरेस्ट का रेट, तो ऐसे बहुत लंबी डेफिनेशन बन जाएगी। इसलिए इनने इसको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया है। जैसे फैक्टर्स के अंदर इंटरेस्ट का क्या रेट चल रहा है, टैक्स का क्या रेट चल रहा है, कल्चर का क्या सीन है, ये सारी चीज़ें हमारे फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगी। इंडिविजुअल्स में हमारे कस्टमर आ गए, इन्वेस्टर आ गए, सप्लायर्स आ गए, कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो वो सारे हमारे इंडिविजुअल्स के अंदर आ जाएंगे। इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमारी गवर्नमेंट आ गई, बैंक्स आ गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो आ गई। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। एंड बाकी सारी चीज़ें जो बचती है मेरे बिजनेस को जो इम्पैक्ट करती हैं, वो फोर्सेस के अंदर आ जाती हैं। तो क्या बोल रहा है, इट रिफर्स टू ऑल द फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस बट मे अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने बताया कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होती है बट बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें एक डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझा भी रखा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली 4 चीज़ें आती हैं, फैक्टर्स, फोर्सेस, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन। तो अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर क्लियरली स्पेसिफाई करके लिख दो कि फैक्टर्स के अंदर इंटरेस्ट का रेट हो गया, टैक्स का रेट हो गया, कल्चर वाली चीज़ें सब फैक्टर्स के अंदर आती हैं। फोर्सेस के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो कहीं ना कहीं से बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। इंडिविजुअल्स के अंदर कस्टमर्स वगैरह आते हैं, इंस्टीट्यूशंस में बैंक्स या गवर्नमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हमारी आती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे एक बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, कि टैक्स का रेट बढ़ेगा तो हमारे बिजनेस पे उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली बिजनेस पे हमारे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब तुम्हारे माइंड के अंदर ना शायद एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि यार बिजनेस एनवायरनमेंट अगर इतना ज़्यादा चेंजिंग है कि कभी भी कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है, कभी भी गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेके आ जाती है, कभी भी हमारा कंपटीशन बढ़ जाता है, तो ऐसे तो कोई बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, सारे बिजनेसेस शट डाउन हो जाएंगे। मैं बोलता हूँ एग्जैक्टली नहीं होंगे, क्योंकि बिजनेसेस को भी ये चीज़ पता है। एंड बिजनेसेस से मेरा मतलब है जो लोग उस बिजनेस को चला रहे हैं उनको ये चीज़ें पता है, इसीलिए वो टाइम टू टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते रहते हैं। एनालाइज मतलब कि समझते रहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, स्टडी करते रहते हैं कि यार कस्टमर की क्या डिमांड है, कॉम्पिटिटर कौन सी स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर रहा है, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज लेके आ रही है। तो ये सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम पे वो एनालाइज करते रहते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या चल रहा है। एंड उसी एनवायरनमेंट को एनालाइज करने को हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग या फिर एनवायरनमेंट स्कैनिंग। सो इट रिफर्स टू द स्टडी और एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी समझना, एनालाइज करना कि बिजनेस के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है,
वो आता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर। फिर क्या बोल रहा है, थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग बिजनेसेस कैन प्रिडिक्ट द चेंजेस एंड कैन टेक नेसेसरी एक्शंस। ऑब्वियसली तुम स्टडी करोगे कि क्या चल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, तुम्हें चेंजेस पता चलेंगे क्या क्या हो रहे हैं, एंड उसके बेसिस पे जो भी रिक्वायर्ड एक्शंस है वो एक बिजनेस ले सकता है। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। फीचर्स बोल लो, नेचर बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, सब एक ही चीज़ होती है। सबसे पहला हमारे पास आता है टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट में सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें आती हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होती हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जिन चीज़ों के ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लॉन्च कर दी, तो क्या वो बिजनेस के कंट्रोल में है? कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, देश में महंगाई आ गई, कल्चर में कोई चेंज आ गया, बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें आएंगी जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होती हैं। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या जो बिजनेस के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होंगे? सोचो ज़रा, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस उनको कंट्रोल कर सकता है, वो उसी के ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो क्या बोल रहा है, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज में इट ओनली इंक्लूड्स एक्सटर्नल फोर्सेज, मीन्स थिंग्स विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, महंगाई हो गई, कल्चर हो गया, वो सारी चीज़ें तुम्हें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं, तो तुम साथ साथ नोट कर लेना। सेकेंड हमारे पास आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। स्पेसिफिक फोर्सेज मतलब वो सारी चीज़ें जो सिर्फ मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, या मैं बोलूँ तो सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। जैसे कि मेरे कस्टमर्स, मेरे सप्लायर्स, मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे कॉम्पिटिटर्स। अगर मेरे कस्टमर्स ने मेरे से प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दिया तो उस चीज़ का इम्पैक्ट वो सिर्फ मेरे बिजनेस को करेगा, बाकी बिजनेसेस पे उस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली, अगर मेरे इन्वेस्टर्स ने मेरी फंडिंग रोक दी तो उस चीज़ का इम्पैक्ट सिर्फ मेरे बिजनेस को पड़ेगा। सिमिलरली, अगर सप्लायर्स ने रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ा दिए मेरे लिए, तो अगेन वो चीज़ सिर्फ मेरे को इम्पैक्ट करेगी। तो क्रक्स अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो वो सारी चीज़ें जो सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं वो स्पेसिफिक फोर्सेज में आती हैं। तो स्पेसिफिक फोर्सेज इम्पैक्ट्स पर्टिकुलर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, या फिर कॉम्पिटिटर्स हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है जनरल फोर्सेस, एंड आई होप तुम समझ ही गए होगे। जनरल फोर्सेस मतलब वो सारी चीज़ें जो सारे बिजनेसेस को इम्पैक्ट करती हैं। मतलब मेरे को तो इम्पैक्ट करेंगी ही करेंगी, एट द सेम टाइम बाकी बिजनेसेस को भी वो इम्पैक्ट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च करी थी, जीएसटी। अब तुम खुद ही बताओ, वो जो रूल आया था क्या वो सिर्फ मेरे बिजनेस के लिए था? क्या उसने सिर्फ मेरे को इम्पैक्ट किया? बाकी बिजनेसेस को भी उस चीज़ ने इम्पैक्ट किया ना। सिमिलरली, देश में महंगाई आ गई, क्या महंगाई सिर्फ मेरे लिए आई है? क्या सिर्फ मेरे बिजनेस पे उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं ना, सब पे उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें जिनका इम्पैक्ट सारे बिजनेसेस पे पड़ता है वो हमारे होते हैं जनरल फोर्सेस। तो क्या बोल रहा है, जनरल फोर्सेस इम्पैक्ट्स ऑल द बिजनेसेस। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी हो गया, महंगाई हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी जनरल फोर्सेस के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डायनामिक। डायनामिक बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, चाहे वो कस्टमर की प्रेफरेंसेस हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, या फिर कोई भी कल्चर हो, सब में चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ फैशन इंडस्ट्री की, तो कस्टमर्स पहले स्किनी जीन्स को पहनना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, बट वही लोग अब बैगी जीन्स को प्रेफर कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज आते रहता है। सिमिलरली, आईटी इंडस्ट्री में भी कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते रहते हैं। तो ये बोलता है डायनामिक। क्या बोल रहा है, डायनामिक मीन्स इट इज़ फ्लेक्सिबल और कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, क्योंकि इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो टाइम टाइम पर उसको मॉनिटर भी हमें करते रहना चाहिए था, जो हमने वहाँ पढ़ा था एनवायरनमेंट स्कैनिंग में। एग्जाम्पल, आईटी एंड फैशन इंडस्ट्री में कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अनसर्टेन। डायनामिक बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। अनसर्टेनिटी बोलती है कि उन चेंजेस को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जैसे मैंने तुम्हें डायनामिक में क्या बताया था कि लोग पहले स्किनी जीन्स को पहनना प्रेफर करते थे, अब वही लोग बैगी जीन्स को पहनना प्रेफर कर रहे हैं। इसके बाद जाके वो किस टाइप की जीन्स को पहनना प्रेफर करेंगे, उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और वो बोलता है अनसर्टेनिटी। तो क्या बोल रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट कर पाना कि अब कौन सा चेंज आएगा, एज बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि अब कौन सा चेंज आएगा। एग्जाम्पल भी मैंने तुम्हें दे रखा है कि नेक्स्ट ट्रेंड इन फैशन कौन सा होगा, यानी लोग अब किस टाइप की जीन्स को पहनना प्रेफर करेंगे, वो चीज़ प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स। डायनामिक बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। अनसर्टेनिटी बोलती है कि उन चेंजेस को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। कॉम्प्लेक्सिटी बोलती है कि तुमने उन चेंजेस को अगर प्रिडिक्ट कर भी लिया तो उन चेंजेस के तुम्हारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, उस चीज़ को समझ पाना अगेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का एक छोटा सा चेंज भी तुम्हारे बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बात करते हैं नोकिया की। तुम्हें भी पता है नोकिया एक टाइम पे मार्केट लीडर था फ़ोन सेगमेंट के अंदर।
उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट में एक चेंज आया जहाँ पे बाकी कंपनीज ने टच स्क्रीन मॉडल्स लॉन्च कर दिए। नोकिया को लगा होगा कि यार ये तो बहुत छोटा सा चेंज है, मेरे बिजनेस पे इस चीज़ का कोई इंपैक्ट आएगा नहीं। एंड आज नोकिया की क्या हालत है वो तुम्हें भी पता है कि वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता इंडियन मार्केट के अंदर। तो कहने का मतलब है कि छोटा सा चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर भी हमारे बिजनेस पे एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन योर बिजनेस। वाओ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है कि यार अगर टैक्स का रेट मान लो 5% से बढ़ गया, बिजनेस को लगता है कि यार इससे हमारे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मे बी वो तुम्हारे पूरे फाइनेंशियल्स को हिला दे। सो कहने का मतलब वही है कि तुम्हारे बिजनेस पे किसी चेंज का क्या इंपैक्ट आएगा वो समझ पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो क्या बोल रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस ऑन द बिजनेस। माइनर चेंजेस मे हैव लार्ज इम्पैक्ट। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता दिया, टैक्स रेट 5% से बढ़ गया, छोटा चेंज है बट तुम्हारे बिजनेस पे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, वी डोंट नो। उसके बाद हमारे पास आता है इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि अगर एक फैक्टर में चेंज आ रहा है तो उस चीज़ का इंपैक्ट कहीं ना कहीं दूसरे फैक्टर में भी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे कहीं ना कहीं हमारा यूथ का इंक्लाइनेशन हो रहा है टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, चाहे हॉलीवुड मूवीज़ के थ्रू बोल लो, वेब सीरीज़ के थ्रू बोल लो, बट कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर से, जिसकी वजह से फास्ट फूड इंडस्ट्रीज़ की डिमांड बढ़ने लग गई है। चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो गया, पिज्ज़ा हट हो गया, बर्गर किंग हो गया, सबवे हो गया। अब मुझे इतना तो पता है कि तुम्हें ये एग्जाम्पल समझ आ गया कि कैसे वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होने की वजह से फास्ट फूड इंडस्ट्रीज़ की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि वहाँ पे लोग ये सारी चीज़ें खाते हैं। बट मुझे इतना पता है कि तुम्हें कहीं ना कहीं ये डाउट है कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल इस पॉइंट के अंदर कैसे आया। देखो, हमारे ना टोटल 5 फैक्टर्स होते हैं। इसका हमारे पास आगे एक स्पेसिफिक टॉपिक अवेलेबल है, बट अभी मैं तुम्हें एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ ताकि मैं तुम्हें इस पर्टिकुलर पॉइंट को अच्छे से समझा सकूँ। हमारे टोटल 5 फैक्टर्स होते हैं। इसको फैक्टर्स बोल लो, एनवायरनमेंट बोल लो, एलिमेंट्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो कि है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट बोल रहा है कि अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में या फिर इकोनॉमिक फैक्टर में अगर कोई चेंज आता है तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इन सब के ऊपर भी पड़ता है। सिमिलरली अगर इसमें कोई चेंज आता है तो उसका इंपैक्ट इन सब के ऊपर भी कहीं ना कहीं पड़ता है। जैसे अगर इस केस की मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा यूथ इंक्लाइन हो रहा था टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, फास्ट फूड इंडस्ट्रीज़ की डिमांड बढ़ रही थी। अब यूथ का इंक्लाइनेशन होना टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोशल एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि जब भी बात होगी लाइफस्टाइल चेंजेस की, हैबिट फॉर्मेशन की, लड़कियों को पढ़ाने की, अवेयरनेस फैलाने की, वो सारी चीज़ें हमारी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं या फिर सोशल फैक्टर के अंदर आती हैं। वेयर एज फास्ट फूड इंडस्ट्रीज़ की डिमांड बढ़ना इज़ अ पार्ट ऑफ अ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी मतलब उनकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी मतलब उनकी इनकम बढ़ेगी, मतलब एक्सपेंशन करेंगे और कहीं ना कहीं उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो जब भी बात होगी एम्प्लॉयमेंट की, जब भी बात होगी एक्सपेंशन की, जब भी बात होगी इनकम की, यानी उन चीज़ों की जो हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि ये स्पेसिफिक पॉइंट में समझ आ जाए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एग्जाम्पल बोल रहा है कि सोशल एनवायरनमेंट में एक चेंज आया जो कि था यूथ का इंक्लाइन हो जाना टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर। उसकी वजह से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे उसका चीज़ का इंपैक्ट पड़ा जो कि था फास्ट फूड इंडस्ट्रीज़ की डिमांड बढ़ गई। और अगर तुम्हें ये एग्जांपल नहीं समझ आया या ये टॉपिक पर्टिकुलर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको जब हम आगे अभी पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। बट अभी तुम सिर्फ इतना याद रख लो कि अगर एक फैक्टर या एक एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं दूसरे उसके ऊपर भी पड़ता है। और उसका एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिया, यूथ इंक्लाइन हो रहा है टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, जिसकी वजह से फास्ट फूड इंडस्ट्रीज़ की डिमांड बढ़ रही है। उसके बाद हमारे पास आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है जगह के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ साड़ी की, तो साड़ी की डिमांड इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग चल जाएं यूएसए में या फिर किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर तो वहाँ साड़ी की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो इस समय क्या पता चल रहा है कि हर जगह का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है। तो क्या बोल रहा है, रिलेटिविटी में क्या लिखा है, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री। एग्जाम्पल, साड़ी की डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा है, वेयर एज यूएसए में उतनी डिमांड इसकी नहीं है। अब किसी भी बच्चे को अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, डायनामिक कहाँ गया, डायनामिक और रिलेटिविटी में, डायनामिक बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट टाइम के साथ चेंज होता है, वेयर एज रिलेटिविटी बोलती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट प्लेस के साथ चेंज होता रहता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है जो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया। तो ये सारे हमारे होते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो यहाँ पे लिखा तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है,
पर ये बोल रहा है कि क्यों ज़रूरी होता है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना या फिर स्कैन करना, जो कि हमने एनवायरमेंटल स्कैनिंग में पढ़ा था। सबसे पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो, अगर मैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि किस पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ होने वाली है या फिर किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है। एंड ऑब्वियसली अगर मेरे को एक बार पता चल गया कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, तो उस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में सबसे पहले लॉन्च करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकता हूँ। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सबसे पहले लॉन्च करने का फायदा, जो कि है कि तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है, तो तुम्हारे लिए ग्रो करना आसान हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है, जो भी ब्रांड या कंपनी सबसे पहले प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट के अंदर लॉन्च करती है, वो कहीं ना कहीं आगे जाके मार्केट लीडर बन जाती है या फिर एक बड़ा शेयर मार्केट के अंदर कैप्चर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने 2017-18 में अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया एंड एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया। उसने देखा कि यार गवर्नमेंट ना ईवीज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, वेयर एज कस्टमर्स भी ईवी की डिमांड कर रहे हैं बिकॉज वो अफोर्डेबल होती है इन टर्म्स ऑफ रनिंग कॉस्ट। तो उनने अपने ईवी के प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर सबसे पहले उतार दिए, चाहे वो टियागो हो, टिगोर हो, नेक्सॉन हो, हैरियर हो, कर्व हो या पंच हो। और अगर मैं तुमसे अभी बोलूं कि टाटा मोटर्स इंडिया में मार्केट लीडर है ईवी सेगमेंट के अंदर, तो तुम्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनने फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिया, यानी उनने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च किया। और वो क्यों हो पाया? क्योंकि उनने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, एक अपॉर्चुनिटी उनको दिखी एंड सबसे पहले उनने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, स्कैनिंग एनवायरनमेंट हेल्प्स बिजनेसेस आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज अर्ली। पहले से तुम किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो एनवायरनमेंट को स्कैन करके। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज इनेबल्स द बिजनेसेस टू मेक द फर्स्ट मूव, जिसके बेसिस पे तुम फर्स्ट मूव ले सकते हो। बिजनेसेस मेकिंग द फर्स्ट मूव एंड्स अप कैप्चरिंग अ बिग मार्केट शेयर। बिग मार्केट शेयर तुम आगे जाके कैप्चर कर लेते हो अगर तुम फर्स्ट मूव लेते हो तो, जैसे मैंने तुम्हें टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। देखो, जिस तरीके से हमने अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया था, सिमिलरली हम लोग थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब वो सारी सिचुएशंस जो कि एक बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है, वेयर एज थ्रेट्स मतलब वो सारी सिचुएशंस जो कि एक बिजनेस को ग्रो होने से रोकती है या फिर उसको नुकसान पहुंचाती है। अब अगर हम लोग अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे तो हम पहले से ही किसी भी डेंजर या फिर थ्रेट को आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं एंड उसके बेसिस पे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं या फिर हम सॉल्यूशंस निकाल के रख सकते हैं ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं मारुति सुजुकी की। मारुति की एक टाइम पे मोनोपोली थी कार सेगमेंट के अंदर इंडिया में। मारुति सुजुकी ने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया एंड एक थ्रेट को आइडेंटिफाई किया। उसने देखा कि यार बाहर के जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अब इंडिया आने वाले हैं, यानी कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो उसने क्या किया, अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जिस वजह से उनकी कार का जो वेटिंग पीरियड पहले 3 महीने हुआ करता था वो रिड्यूस होकर अब 10 से 15 दिन हो गया। अब तुम सोचोगे कि वेटिंग पीरियड रिड्यूस होने से वो कंपटीशन से कैसे फाइट कर पाए। देखो यार, अगर किसी कार का वेटिंग पीरियड ज़्यादा होगा तो कस्टमर्स उसको लेना प्रेफर नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज मारुति के शोरूम जाता हूँ एंड वो मेरे को बोलते हैं 3 महीने का वेटिंग पीरियड है, अगर मेरे पास कोई कंपटीशन नहीं होगा या मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो मेरे को लेना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम अगर मेरे पास और भी ऑप्शंस होंगे तो मैं कहीं और से ले सकता हूँ। एंड ये चीज़ मारुति सुजुकी ने समझा एंड उसके बेसिस पे चेंजेस किए। तो क्या बोल रहा है, स्कैनिंग एनवायरनमेंट हेल्प्स बिजनेसेस आइडेंटिफाई थ्रेट्स एट एन अर्ली स्टेज। तुम पहले से ही किसी भी थ्रेट को आइडेंटिफाई करके रख सकते हो अगर तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हो। अकॉर्डिंगली प्रिवेंटिव मेजर्स एंड सॉल्यूशंस कैन बी टेकन, उसके हिसाब से तुम सॉल्यूशंस निकाल के रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने मारुति सुजुकी का तुम्हें एग्जाम्पल दिया। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, अगर मैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड आगे चल के बढ़ने वाली है। तो अब जो मैं रिसोर्सेज को टैप करूंगा, यानी जो रॉ मटेरियल्स को एक्वायर करूंगा वो वाले करूंगा जो कि मेरे को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीवी मैन्युफैक्चरर हूं जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाता है। मैंने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया एंड देखा कि आगे चल के कहीं ना कहीं एलईडी टीवी की डिमांड आने वाली है। तो अब जो मैं रॉ मटेरियल्स एक्वायर करूंगा या जो रिसोर्सेज टैप करूंगा वो वाले करूंगा जो कि एलईडी टीवी बनाने के लिए चाहिए होते हैं, ना कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। यानी मैं सही रिसोर्सेज को एक्वायर करूंगा जो कि डिमांड को मीट करने के लिए चाहिए होंगे। यानी मैं अब सही रिसोर्सेज को टैप करूंगा। और ये मुझे कैसे पता चल पाया कि सही रिसोर्सेज कौन से हैं? क्योंकि मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, मुझे पता चला कि इस प्रोडक्ट की डिमांड आने वाली है एंड उसके बेसिस पे मैंने सही रिसोर्सेज एक्वायर किए जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। तो क्या बोल रहा है, स्कैनिंग एनवायरनमेंट हेल्प्स बिजनेसेस आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स इन डिमांड। जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड है या आने वाली है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग।
अकॉर्डिंगली बिजनेस कैन एक्वायर रॉ मटेरियल्स टू मेक दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसके हिसाब से बिजनेस क्या करेंगे, रॉ मटेरियल्स एक्वायर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया कि पहले मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाता था तो मैं उस हिसाब से रिसोर्सेज एक्वायर करता था, बट जब मैंने एनवायरमेंट को स्कैन किया और पता चला कि एलईडी टीवी की डिमांड आ गई है तो मैंने सही रिसोर्सेज को एक्वायर किया जो कि एलईडी टीवी को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। उसके बाद फोर्थ हमारे पास आता है एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस। देखो, हमें एक चीज़ तो पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, एंड कहीं ना कहीं हमें यह भी पता है कि बिजनेसेस को उन चेंजेस के साथ अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब ये पॉइंट बोल रहा है कि अगर हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि मार्केट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली एक बार हम समझ गए कि क्या चेंज आ रहे हैं तो उसके हिसाब से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में हम लोग चेंजेस कर लेंगे। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग लॉकडाउन की बात करते हैं। 2020 में जब कोविड आया था तब लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम पे जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स थे उनने कहीं ना कहीं अपने आप को ऑनलाइन में शिफ्ट किया, यानी रैपिड चेंजेस के साथ अडॉप्ट किया। सिमिलरली 2020 में मुझे याद है मैं बारबेक्यू नेशन गया था, तो वहाँ पे उन्हें सिटिंग अरेंजमेंट कैसे कर रखा था कि जैसे एक टेबल होती है तो यहाँ पे लोग बैठेंगे, उसके बाद जो पूरी टेबल होती है वो खाली रहेगी, उसके बाद नेक्स्ट टेबल में जाके बैठेंगे। तो इतना बड़ा बिजनेस जिनका टेबल टर्न इतना ज़्यादा होता है, अगर वो ये सारी पॉलिसीज अपना रहा है तो कहीं ना कहीं वो अच्छे से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहा है, एनालाइज कर रहा है एंड समझ रहा है कि क्या चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है। तो क्या बोल रहा है, कॉन्स्टेंट चेंजेस आर हैपनिंग इन एनवायरनमेंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड दिस चेंजेस। कॉन्स्टेंटली बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस होते रहते हैं एंड ये ज़रूरी होता है इन चेंजेस को समझना, एंड अकॉर्डिंगली मेक चेंजेस इंटरनली, एंड उसके हिसाब से अपने इंटरनली चेंजेस हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें लॉकडाउन का एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद हमारे पास आता है असिस्ट इन मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज़। देखो यार, अगर मैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करूंगा तो मुझे पता चलेगा अगेन क्या ट्रेंड है, तो अब जो मैं पॉलिसीज एंड प्लान्स बनाऊंगा वो उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे बात करी थी टाटा मोटर्स की, कि टाटा मोटर्स ने एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया कि ईवी सेक्टर की ग्रोथ होने वाली है एंड अपने ईवी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए। बट लॉन्च करने से पहले कुछ प्लान्स तो बनाए होंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज तो बनाई होगी, या फिर एक ब्लूप्रिंट तो बनाया होगा कि भैया कब प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, कितना प्रोडक्शन करेंगे, कहाँ पे बेचेंगे। ये सारी चीज़ों का एक प्लान तो बनाया होगा, एक डॉक्यूमेंट तो बनाया होगा, एंड वही होता है प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर पाना। तो क्या बोल रहा है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई करंट ट्रेंड इन द मार्केट। हमें हेल्प करता है कि मार्केट के अंदर क्या करंट ट्रेंड चल रहा है। अकॉर्डिंगली बिजनेस फॉर्मुलेट प्लान्स एंड पॉलिसीज टू ग्रो एंड स्टे कंपिटेटिव। उसी के हिसाब से एक बिजनेस क्या करता है, प्लान्स एंड पॉलिसीज बोल लो, स्ट्रैटेजीज बोल लो, या फिर ब्लूप्रिंट बोल लो, बनाता है ताकि वो आगे जाके ग्रो कर सके एंड कंपिटेटिव रह सके। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें टाटा मोटर्स का ऑलरेडी दे दिया है। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली यार, तुम टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में चेंजेस कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तुम सही रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहे हो, तुम अपॉर्चुनिटीज़ का फायदा उठा रहे हो, अपने थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, तुम्हारी सेल्स बढ़ेगी या फिर तुम्हारी ग्रोथ होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो यही बोल रहा है इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। तो ये 6 हमने पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या फिर क्यों ज़रूरी होता है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, एंड अभी हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जो बाकी का पार्ट है वो मैं सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करा दूंगा, एंड आई होप तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।